यूबीएस के ऑफिस में चारों तरफ अफरा तफरी मची हुई थी। मीडिया ग्रुप के नए चेयरमैन माल्या को सवाल पे सवाल किए जा रहे थे, लेकिन वो किसी अलग ही प्लानिंग में लगा था। सबसे पहले कॉलेज के 4 दोस्त दीपक आनंद, नरेश मल्होत्रा, योगेश देसाई और आलोक चंद्रा को बोर्ड में लाने के बाद माल्या ने अपना फोकस किंगफिशर कंपनी पर लगा दिया। वो फिलहाल 1977 के उस वक्त को याद कर रहा था जब उसके पापा जिंदा थे और यूबीएस कंपनी पर एक बहुत बड़ा संकट मंडरा रहा था। विजय, तुम आज रात का वक्त लो और अपने पापा को प्रूव कर दो कि इस कंपनी को वो कैसे इस मुश्किल वक्त से निकाल सकते हैं। कम ऑन, कम अप विद अ सॉल्यूशन। अरे तुमने पढ़ाई भी की है और स्ट्रेटेजी में काम भी सीखा है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि क्या करना चाहिए। जी डैड, आप सुबह तक का वक्त दीजिए, हम ये प्रॉब्लम भी सॉल्व कर लेंगे। असल में हुआ ये था कि 1977 में जनता दल की सरकार बनने के बाद सेंट्रल गवर्नमेंट पूरे देश में शराब को बैन कर देती है और इसी वजह से पूरी लिकर इंडस्ट्री के सर पर खतरा मंडराने लगता है। विजय भी यही सोच रहा होता है कि आखिर सरकार अल्कोहल किस तरह से बंद कर सकती है। इतना रेवेन्यू, इतना टैक्स उन्हें वहाँ से आता है। विजय अपने बिस्तर पर पड़ा ये सोच ही रहा होता है कि तभी उसे बाहर से एक रैली की तेज आवाज सुनाई देती है। जब तक सूरज चांद रहेगा, इंदिरा तेरा नाम रहेगा। इंदिरा फॉर पीएम, इंदिरा फॉर पीएम। कांग्रेस की प्रदर्शनियां फिर से शुरू हो गई थी, जिसमें लोगों ने इंदिरा गांधी को 1975 की इमरजेंसी के बाद वापस सपोर्ट करना शुरू कर दिया था। और जब विजय ने ये रैली की आवाज सुनी तो उसने भी रियलाइज किया कि आज तक हिस्ट्री में जितनी भी कोएलिशन यानी गठबंधन की सरकारें बनी है वो सफल नहीं हो पाई है। बस इसी वजह से विजय कहीं ना कहीं जानता था कि आज नहीं तो कल कांग्रेस वापस आएगी ही। उस रात विजय बड़े सुकून से सोया और सुबह अपने पिता को मिलने का इंतजार करने लगा। गुड मॉर्निंग डैड, विजय ने ऊपर वाले फ्लोर से ही चिल्ला दिया जब उसके पिता टेबल पर बैठकर अपना नाश्ता कर रहे थे। अरे बहुत खुश हो तुम तो। बिल्कुल, क्योंकि मेरे पास एक प्लान रेडी है, पर पहले प्रॉमिस करो आप मना नहीं करोगे। विट्ठल ने कोई प्रॉमिस नहीं किया, लेकिन विजय को उसका प्लान सुनाने के लिए कहा। तो डैड, जो ये अल्कोहल बैन हुई है ना, ये ज्यादा दिन तक नहीं चलेगा, और वो इसलिए क्योंकि इंडिया की सरकार को अभी पैसे की जरूरत है और शराब से आने वाला इतना बड़ा टैक्स का पैसा वो ठुकरा नहीं सकते। इसलिए फिलहाल जितनी भी दूसरी अल्कोहल कंपनीज अपने आप को सस्ते में बेचने को तैयार हैं, हमें उन्हें खरीद लेना चाहिए। जितना भी कैश रिजर्व और कैश फ्लो हमारे पास है, आई थिंक वी शुड यूज इट फॉर एक्विजिशंस। यानी कि विजय चाहता था कि टूटी और बिखरी हुई अल्कोहल कंपनीज को वो सस्ते में खरीद ले, ताकि आगे जाकर जब अल्कोहल से बैन हटेगा तो वो लोग और बड़े प्लेयर बन जाएं। भाई अब रिस्क ये भी था कि अगर बैन नहीं हटा तो जो पैसा वो बाकी कंपनीज को खरीदने में लगाएंगे वो भी वेस्ट हो जाएगा। डोंट थिंक डैड, आई कैन गारंटी यू, ये गरीब सरकार शराब पर बैन नहीं लगा सकती। अब विट्ठल के लिए 2 ही ऑप्शंस थे। पहला वो कि जो पैसा उसके पास है उससे वो विजय की बात मान ले, और दूसरा ये कि वो इन पैसों से कुछ और धंधा करे ताकि पैसे सेफ रख पाए। लेकिन शराब के धंधे में मार्जिन्स इतने ज्यादा थे कि इससे ज्यादा मुनाफा कमाना आसान था। इसलिए विट्ठल ने अपने बेटे की बात मानी और विजय माल्या के इस आइडिया की वाहवाही हर जगह फैल गई। और जब सरकार ने वापस से अल्कोहल से बैन हटाया तो यूबीएस पहले से भी एक स्ट्रॉन्ग कंपनी बन चुकी थी। और फिलहाल 1984 में माल्या एक सेम मझधार में था। उसने विस्की के धंधे में एक्सपेंड करके अपने सारे मार्जिन्स खो दिए थे, क्योंकि कोई भी विस्की चली नहीं थी। लेकिन उसके बाद माल्या को बैलेंस शीट पर किंगफिशर नाम दिखा, एक कंपनी जो माल्या ने 1978 में शुरू की थी, लेकिन कोई उस पर इतना ध्यान ही नहीं देता था। पर माल्या को अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ये साफ दिख रहा था कि उनका ज्यादातर पैसा बियर से ही आ रहा है। बस इसके बाद माल्या ने अपने उन 4 दोस्तों को कॉन्फ्रेंस रूम में बुलाया और एक डिस्कशन शुरू की। देखो बॉयज, हम किंगफिशर ब्रांड को अब रिस्ट्रक्चर करेंगे। उसके लिए हमें एक प्लान चाहिए। असल में इंडिया में मोहन मैकिन की बियर्स सबसे ज्यादा चलती हैं, लेकिन प्रोडक्शन कैपेसिटी हमारे पास सबसे ज्यादा है। इसलिए मुझे ऐसे आइडियाज चाहिए जिससे मैं किंगफिशर को सिर्फ इंडिया का नहीं बल्कि पूरी दुनिया का बिगेस्ट बियर ब्रांड बना पाऊं। अगर लोग जुबान पर बियर का नाम लें तो दिमाग में सिर्फ किंगफिशर आए। 4 नए बोर्ड मेंबर्स जो विजय के दोस्त भी थे, उन्हें यह काम सौंपा गया और उन्होंने पूरे बिजनेस को ऑब्जर्व करना शुरू किया। ऑब्जर्व करने के 2 दिन बाद फिर से एक मीटिंग हुई
जिसमें आज माल्या चुपचाप अपनी कुर्सी पर विराजमान था और बाकी लोगों के बोलने की टर्न थी। हाँ जी, तो अब शुरू करते हैं योगेश देसाई से। प्लीज शो मी व्हाट यू हैव ब्रॉट टू द टेबल। विजय, मेरा मानना है कि अगर हम बियर डिमांड देखें तो इंडिया के साउथ में ये डिमांड पूरे साल रहती है, जबकि नॉर्थ में ये डिमांड सर्दियों में कम हो जाती है और इसी वजह से हम अपनी सबसे बड़ी प्रोडक्शन कैपेसिटी को सही से यूटिलाइज नहीं कर पाते। क्यों ना हम नॉर्थ की फैक्ट्रीज में बियर्स को प्रोड्यूस करते रहें और वहाँ से एक लॉजिस्टिकल चेन डेवलप करें, जिससे पूरा सप्लाई साउथ में जाएगा, यानी कि हमारी दोनों रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाएगी। साउथ में सप्लाई की कमी को पूरा किया जाएगा और प्लांट्स में बियर बना के हमारा एक्चुअल प्रोडक्शन कैपेसिटी में भी सही यूटिलाइजेशन होगा। वाह योगेश, बहुत ही शानदार। मुझे लगता है इस आइडिया को हमें जल्द से जल्द इम्प्लीमेंट करना चाहिए। इसके बाद विजय माल्या ने नरेश मल्होत्रा का नाम लिया और नरेश मल्होत्रा एक चार्ट के साथ आया। वेल, फॉलोइंग व्हाट योगेश सेड, माल्या, मुझे लगता है कि किसी भी बियर या अल्कोहल को स्टेट टू स्टेट ट्रांसपोर्ट करने के लिए गवर्नमेंट का सपोर्ट सबसे ज्यादा चाहिए। तो हियर इज द लिस्ट ऑफ पार्टीज एट सेवरल एमएलएज एंड एमपीज प्लेसेस। आप इस पार्टी में जाकर अपना स्केड्यूल उस हिसाब से बनाइए कि हमें नॉर्थ की सारी सरकारों से लॉजिस्टिक्स में मदद मिल सके। इस स्ट्रेटेजी में आपको सबसे ज्यादा काम करना पड़ेगा क्योंकि यू आर द फेस ऑफ यूपीएस और आपको लोग विट्ठल माल्या के बेटे के नाम से जानते हैं, तो सब आपको एंटरटेन करने के लिए तैयार भी हो जाएंगे। नरेश की बातों को विजय बैठा बड़े ध्यान से सुन रहा था और वो जानता था कि अगर योगेश का ब्रिलियंट आइडिया एग्जीक्यूट करना है तो उसे इस चीज का सख्त ध्यान रखना होगा जो अभी नरेश ने कहा। इंटरेस्टिंग, वी विल कम टू दिस लेटर। मुझे ये लिस्ट तुम मेरी टेबल पर भेज देना, मैं देखना चाहता हूँ कि कैसे क्या क्या किया जा सकता है। इसके बाद विजय माल्या ने आलोक चंद्रा का नाम पुकारा और आलोक चंद्रा एक बहुत ही इंटरेस्टिंग आइडिया लेकर आया था। सी विजय, हमारी बियर का दाम जो है उसी दाम में शराब भी मिल जाती है। शराब क्या, और भी नशे मिल जाते हैं, लेकिन अगर हमें बियर को रिवैम्प करना है तो इसकी अल्कोहल परसेंटेज को 4% से बढ़ाकर 8% कर देना चाहिए। इतना ही नहीं बल्कि हमें लाइट, माइल्ड और स्ट्रॉन्ग बियर के वर्जन्स निकालने चाहिए और कीमत में ज्यादा फर्क नहीं रखना चाहिए। इससे हम ज्यादा प्रोडक्ट ऑफर करेंगे तो इंसान चूज इजीली कर पाएगा। ठीक जिस तरह हम रेस्टोरेंट में जाकर कस्टमाइज्ड तीखा, मीठा और चटपटा खाना एडजस्ट करवाते हैं, बस वैसे ही हमें लोगों के हिसाब से बियर को सर्व करना चाहिए। और जब मार्केट किंगफिशर के इतने वेरिएंट से फ्लडेड होगा ना, तो हम मोहन मैकेन को काफी पीछे छोड़ देंगे। माल्या की आंखें चमक उठी थी। वो इस आइडिया से बहुत इम्प्रेस्ड था क्योंकि एक ही चीज के जब कई सारे वर्जन्स बिजनेस में आते हैं तो उस बिजनेस पर ट्रस्ट भी बढ़ने लगता है। ये सोचकर माल्या ने इस आइडिया को भी अप्रूव किया और फिर आलोक के लिए भी तालियां बजाई। इसके बाद माल्या ने दीपक आनंद का नाम पुकारा। दीपक आनंद खड़ा हुआ और उसने भी अपना आइडिया वहाँ समझाना शुरू किया। देखिए, अभी तक किंगफिशर को लोग एक नया ब्रांड मानते हैं, उतना ट्रस्ट नहीं है लोगों को इस नाम पर, जबकि ये नाम बहुत ही कैची है और इसलिए हमें इसकी ब्रांडिंग करनी होगी ताकि जब भी लोग बियर का नाम सुने तो किंगफिशर ही उनके दिमाग में आए। इसके लिए हमें राइट एडवर्टाइजिंग पर पूरा ध्यान देना होगा, जिसके चलते हम ऐसा कर पाएंगे और इस कंपनी के इस नए ब्रांड को रिस्ट्रक्चर कर पाएंगे। दीपक आनंद के भी इस आइडिया से माल्या बेहद खुश था। हालांकि यूबीएस के सीएफओ गांगुली के बिना ही ये बोर्ड मीटिंग करने का उन्हें बहुत बुरा लगा था, लेकिन माल्या चाहता था कि वो अपने दोस्तों के आइडियाज को अकेले में सुने। इसके बाद माल्या खुद उठ खड़ा हुआ और उसने अपनी स्पीच दी। वंडरफुल आइडियाज टीम। मुझे तो लगता है इस कंपनी को और बेहतर तरीके से चलाने वाला इंसान हो ही नहीं सकता। अब टर्न है मेरी। आप सब ने अपना काम किया और मैंने भी अपना काम किया। कमिंग टू योर आइडियाज, वी आर गोइंग टू इम्प्लीमेंट देम। लेकिन मार्केट में हम जल्दी ही बियर कैन का कॉन्सेप्ट लाएंगे, जिससे हमारी ग्लास बॉटल्स का खर्च तो बचेगा ही और कैंस को लोग इस्तेमाल करके फेंक भी पाएंगे। इससे हमें काफी फायदा हो सकता है। सोचो कि हमने लोगों को यूज एंड थ्रो बियर हाथ में दे दी, जिसे वो कहीं भी खत्म होने के बाद फेंक सकते हैं। और जो भी डील्स हमारी शॉपकीपर्स, होलसेलर्स से है, उसका स्ट्रेस भी कम हो जाएगा। इसके साथ ही किंगफिशर के नाम के इवेंट्स शुरू करते हैं। किंगफिशर स्पोर्ट्स, किंगफिशर बंगलो, किंगफिशर पार्टी। सड़कों, स्टेशंस पर किंगफिशर्स के बिलबोर्ड्स का इस्तेमाल करो और हमारे ब्रांड को और भी पर्सनलाइज करो। इससे हम बियर की मार्केट को ज्यादा बेहतर तरीके से क्रैक कर पाएंगे। इसके साथ ही हम किंगफिशर कैलेंडर्स डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। नई मॉडल्स, हीरोइंस को पैसा देकर शूट करवाया जाएगा और फिर किंगफिशर कैलेंडर्स को बांटा जाएगा। इस तरह से हम बनेंगे द किंग ऑफ गुड टाइम्स। माल्या का सपना किंगफिशर को लेकर बहुत बड़ा था,
और जब असल में उसने ये सारे स्टेप्स लेकर किंगफिशर ब्रांड को रिस्ट्रक्चर किया तो विस्की से ज्यादा किंगफिशर बिकने लगा। माल्या ने अपनी कंपनी की स्ट्रेंथ को समझा और उससे छेड़छाड़ नहीं की। बियर के मामले में किंगफिशर ने इंडिया की नंबर 1 कंपनी मोहन मैकिन को भी पीछे कर दिया और जितने भी लोग विजय माल्या की लीडरशिप पर सवाल उठा रहे थे उन सबको इसने मुंह तोड़ जवाब दिया। इसी के साथ साथ माल्या ने कर्नाटक के मिनिस्टर से भी अपनी जान पहचान बना ली और वहाँ ब्रूरीज सेटअप कर ली। यानी कि माल्या अब बिजनेसमैन के साथ साथ हाफ पॉलिटिशियन भी बन चुका था। बस एक ही चीज थी कि माल्या के शौक बहुत बड़े थे। वो जिंदगी को पूरे ग्लैमर के साथ जीता था। वो अपनी ही जिंदगी की बॉलीवुड मूवी का लीड एक्टर था। यूबीएस ग्रुप को रिवाइव करने के बाद माल्या के मन में काफी सारी चीजें चल रही थी। रियल एस्टेट, फार्मा से लेकर काफी सारे सेक्टर्स में उसने अपना धंधा बढ़ाने का सोचा, लेकिन शराब से जो पैसा आ रहा था उसका मुकाबला कोई और सेक्टर नहीं कर पा रहा था। सारे ऑपरेशंस एकदम परफेक्ट चल रहे थे कि किंगफिशर 1986 में लार्जेस्ट सेलिंग ब्रांड बन गया था। कंपनी के काम के चलते माल्या एयर इंडिया की फ्लाइट से लंदन जा रहा था और उसी फ्लाइट में वहाँ विजय की नजर एक एयर होस्टेस पर पड़ी जिसका नाम था समीरा तायब जी। अपनी बिजनेस क्लास सीट पर बैठा हुआ माल्या सिर्फ उसी को घूर रहा था। आखिर कौन थी समीरा तायब जी और क्या माल्या को हर दूसरी लड़की की तरह ये भी पसंद आ गई थी? जानने के लिए सुनते रहिए